Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of आपका favorite show on finance, business, the stock market, investments and so much more. मैं actually refresh ही कर रही थी अपना page to see where the market is. But first शुरू करते हैं with कल का stock market performance की update. अनसर्टनिटी की वजह से और क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स विद इंडिया की वजह से और रोल ओवर वीक और बहुत सारी और चीज़ों की वजह से सेलिंग प्रेशर देखा था पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने एंड सो वी वेंट थ्रू अ सेलिंग स्प्री क्लोजिंग नेगेटिव कुछ दिनों के लिए राइट. कल का भी मंजर कुछ ऐसा ही था लेकिन 11 बजे के बाद मार्केट ने रैली करना शुरू कर दिया था. नॉट 11 बजे के बाद 11:30 बजे के बाद मार्केट ने रैली करना शुरू कर दिया था एंड द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ने क्लोज किया 800 पॉइंट पॉजिटिव. हमारी स्टॉक मार्केट क्यों पॉजिटिव हुई, क्या वजूहात थी? ओवरऑल देयर वाज वन मेन रीज़न. एक रीज़न ये थी कि कल कुछ फेक न्यूज़ थी अपेरेंटली ऑन द न्यूज़ रिगार्डिंग हमारे क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स जो हैं. देयर वाज अ फेक न्यूज़ रिगार्डिंग अ जनरल. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट बिकॉज वो मेरा बिजनेस नहीं है. लेकिन हमारी मार्केट एसेंशली सेंटिमेंट बेस्ड है राइट. तो जब आपकी मार्केट सेंटिमेंट बेस्ड होती है तो ऐसी चीज़ें स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जब आपकी टेंशन होती है और चीज़ें इतनी आगे पीछे चल रही होती है सो फास्ट मूविंग, तो मार्केट बहुत फास्ट रिएक्ट करती है. सो दैट्स व्हाट दैट वाज. बाकी लेट्स मूव ऑन टू आवर चार्ट. ओके, हम देख सकते हैं कि वी आर रीचिंग क्या कहते हैं, we are reaching some major support levels. यहाँ we are at the moment somewhere between 112,000 and 113,000 points. तो हम यहाँ कोई हैं. This is yesterday's chart. I didn't get a chance to update it. तो यहाँ है, तो this is a major support level. लेकिन जब आपकी cross border tensions चल रही होती हैं ना, तो this is bad for the market. लेकिन what ends up happening is कि आपके बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको बहुत अट्रैक्टिव मल्टीपल्स पे मिल रहे होते हैं एट डिस्काउंट. सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड डू व्हाट यू मस्ट. सो मूविंग ऑन टू हमारे जो इकोनॉमिक न्यूज़ के सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ इस IMF की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है फ्राइडे May 9 को, जिसमें वो पाकिस्तान का $7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम का फर्स्ट रिव्यू और एक नया $1.3 बिलियन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट प्रोग्राम की बात करेंगे. लास्ट मंथ पाकिस्तान और IMF की स्टाफ टीम ने एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया था जिसमें पाकिस्तान को एक नया $1.3 बिलियन का लोन मिलने का रास्ता खुल गया. साथ ही एग्जिस्टिंग बेल आउट का रिव्यू भी पॉजिटिव रहा. अगर IMF बोर्ड इसे अप्रूव करता है तो पाकिस्तान को $1.3 बिलियन फ्रेश फंडिंग मिलेगी फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एफर्ट्स और साथ ही $1 बिलियन और रिलीज होंगे और जो एग्जिस्टिंग EFF प्रोग्राम का हिस्सा हैं. इसका मतलब है कि ओवरऑल $2 बिलियन का इमीडिएट इन्फ्लो आ सकता है राइट. तो ये फंडिंग बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स are around at 10.21 बिलियन एंड टोटल लिक्विड रिजर्व्स जो हैं $15.4 बिलियन के हैं, जिसमें से कमर्शियल बैंक्स के पास $5.2 बिलियन हैं. आज बात करते हैं अबाउट IMF's रोल राइट. हमें समझ नहीं आता समटाइम्स के व्हाट दे डू. IMF बेसिकली एक इंटरनेशनल लेंडर है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है. जब हम IMF प्रोग्राम में होते हैं वो सिग्नल करता है दुनिया में कि पाकिस्तान कमिटेड है अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए. तो इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है और स्टॉक मार्केट में भी हमारा पॉजिटिव मोमेंटम आता है. IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का टारगेट है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, जैसे कि आपकी टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो, पावर सेक्टर को फिक्स करें और डेट लेवल्स को सस्टेनेबल बनाएं. लेकिन इसके साथ साथ कंडीशनैलिटीज़ भी होती हैं ऑफ कोर्स फॉर द अप्रूवल, जैसे कि फ्यूल प्राइस एडजस्ट करना, रुपी को फ्री फ्लोट करना, इंटरेस्ट रेट्स टाइट करना जो शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए मुश्किल बना सकता है. लेकिन याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान हैविली डिपेंडेंट है ऑन IMF टाइप सपोर्ट राइट, क्योंकि कंसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट्स और फिजिकल इम्बैलेंसेज ने हमें बहुत वनरेबल बना दिया अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और अगर IMF प्रोग्राम स्मूथ रहता है तो नॉट ओनली हमारे रिजर्व स्टेबल रहेंगे लेकिन PSX मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रैली देखने को मिल सकती है, स्पेशली बैंक्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स राइट. लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रोग्राम डिरेल होता है, डिले होता है, तो फिर मार्केट में पैनिक आ सकता है, रुपी प्रेशर में आ सकता है और इन्फ्लेशन भी एस्केलेट कर सकती है. तो इस वक्त के IMF अप्रूवल इज़ क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, नॉट जस्ट फॉर सर्वाइवल लेकिन आपका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. मूविंग ऑन टू एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड जो हम बात करते ही रहते हैं,
क्रूड ऑयल ट्यूसडे को क्रूड ऑयल प्राइसेस में 2% तक का डाउनफॉल मजीद देखा गया, रीचिंग देयर लोएस्ट लेवल्स इन 2 वीक्स। ब्रेंट क्रूड गिरा एट बाय $1.4 यानी कि 2.1%, क्लोजिंग एट $64 पर बैरल। और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI जो होता है गिरा $1.36, क्लोजिंग एट $60.70। ये डिक्लाइन मेनली ड्रिवन था एक्सपेक्टेशन से कि ओपेक अपनी ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा एट अ टाइम जब ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी अंडर प्रेशर है बिकॉज द ट्रेड वॉर्स, राइट। प्रेसिडेंट ट्रंप का अग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी स्पेशली अगेंस्ट चाइना ने ग्लोबल ग्रोथ को मेजर थ्रेट बना दिया है। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि रिसेशन का रिस्क 2025 में काफ़ी हाई है। चाइना भी रिटेलिएट कर चुका है विद अपने टैरिफ्स, और जब दुनिया के दो सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स आपस में ट्रेड वॉर में होते हैं तो नेचुरली ऑयल डिमांड फोरकास्ट्स गिर जाती हैं। एनालिस्ट के मुताबिक स्टॉलिंग US चाइना नेगोशिएशंस ने और एंग्जाइटी और अनसर्टनिटी को बढ़ा दिया है। अब तक ये भी कंफर्म नहीं है कि ट्रंप और चाइना के लीडर्स डायरेक्ट बात कर भी रहे हैं या नहीं। मीनवाइल मार्च 2025 में US का गुड्स ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है क्योंकि कंपनीज टैरिफ्स लगने से पहले ही जल्दी इंपोर्ट्स कर रही थी। इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी नेगेटिव आया है। ऑयल कंपनीज का भी ऐसा ही कुछ मतलब कोई अच्छा हाल नहीं है। BP ने रिपोर्ट किया है कि उनका नेट प्रॉफिट 48% गिर गया है टू जस्ट $1.4 बिलियन ड्यू टू वीकनिंग रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड गैस ट्रेडिंग। जनरल मोटर्स, क्राफ्ट, हाइंस और इलेक्ट्रोलक्स जैसे जायंट्स ने अपनी 2025 की आउटलुक स्लैश कर दी है ट्रंप की एक ट्रेड पॉलिसी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से। अब सबकी नज़र है ऑन US ऑयल जायंट्स, एक्सॉन मोबाइल, शेवरॉन की अर्निंग्स पे जो इस वीक अनाउंस होनी है। ऑन द प्रोडक्शन साइड ओपेक मेंबर से कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि जून में आउटपुट हाइस को एक्सेलरेट करना चाहिए डिस्पाइट ऑलरेडी वीक डिमांड। कजाकिस्तान जैसे मेंबर्स ने तो मतलब प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स दोनों इंक्रीज कर दिए हैं, स्पेशली थ्रू द कैस्पियन पाइपलाइन। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, US ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी इस वीक आ रहा है। फोरकास्ट के मुताबिक US स्टॉक पाइल्स में 0.5 मिलियन बैरल्स का एडिशन हुआ है विच वुड मेक इट द 5th वीकली बिल्ड इन अ रो। कंपेयर करें तो लास्ट ईयर सेम वीक में 7.3 मिलियन बैरल्स का बिल्ड था। सिंपल अल्फाज में जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड प्रेशर में है तो नेचुरली प्राइसेस नीचे आएंगी। मार्केट सेंटिमेंट इज़ फ्रैजाइल। ऑयल मूवमेंट से वर्ल्ड एक्विटीज़, कमोडिटीज़ और इमर्जिंग मार्केट्स पे भी डायरेक्ट असर पड़ता है। क्रूड ऑयल हैज़ अ वेरी बिग इफेक्ट ऑन पाकिस्तान। अगर हम कंटिन्यू करेंगे टू हैव हमारी लो प्राइसेस एंड आवर इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट बी अंडर कंट्रोल। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट, वी हैव अ गेस्ट who is going to be speaking to you guys about tokenization, real estate, blockchain technology, and a lot of other things. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। तो आप लोग just grab your chai, your coffee, your nashta, get comfortable. It's going to be an interesting conversation with our guest after a very short break though. So stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I am Mashal Khan. Assalamualaikum and welcome back to The Inside Scoop. जब हम break पे थे, I actually had a chance to look at the market and currently the market is trading 3,000 points down, which is I believe 1.78 or 2%, something like that. But you guys know what I say about when the market is down. So anyway, we are moving on to our last segment. We have someone with us who is far ahead of the curve. उनकी कंपनी ने अडॉप्ट किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जो आजकल हर जगह ट्रेंड कर रहा है। एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट क्रिप्टो एंड एक्चुअली वो टोकनाइज्ड रियल एस्टेट को भी बेच रहे हैं, व्हिच इज कॉल्ड REITs, राइट? सो वी हैव मिस्टर ओवैस बरलास विद अस, हु इज द co-founder of a very cool company. Thank you so much for being with us. Thank you so much for having me here, Mashal. So, आपकी कंपनी ने टोकनाइज्ड रियल एस्टेट को पायनियर किया, राइट, इन पाकिस्तान। तो इन सिंपल टर्म्स, हाउ डज टोकनाइजेशन मेक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम आपका जो ट्रेडिशनल मॉडल होता है?
तो इसको थोड़ा सा पीछे से समझते हैं। इसेंशियली ना डेवलपमेंटल रियल एस्टेट या फिर रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन या फ्रैक्शनलाइजेशन जो है ना, वो तो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। सो फ्रैक्शनलाइजेशन का द फर्स्ट वे ऑफ फ्रैक्शनलाइजिंग एनीथिंग वाज द ऑफ प्लान मेथड, जिसके अंदर से आप डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट मॉडल्स के ऊपर लेते थे। एंड देन टोकनाइजेशन बिकेम वेरी मेन स्ट्रीम इन लाइक probably 20 after 20 something, because blockchain became very democratized. It was available with everyone. So हम लोगों ने सोचा ये कि भी why not we break down the investment cycle rather than tokenizing the value of a property. हम लोगों ने उसका जो एरिया है हमने ओनरशिप को टोकनाइज कर दिया. So one token represents 1 square foot. Hence, you can make your own installment plan. You can make your own ownership journey depending on how much money you have. So, आपकी जो investment size है वो bite size बन जाता है because your investment is directly pegged with the per square foot rate. सो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट जो है उसके अंदर आपको पूरा का पूरा यूनिट जब आपको लेना होता है, देन देयर इज अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट प्लान दैट यू हैव टू बाय. देयर इज नो ड्यू डिलिजेंस एज सच, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. सो व्हेन यू गेट इनटू ब्लॉकचेन, once you get into a digital platform, there is no data asymmetry, which essentially kind of solves many problems of real estate. Number one being the transparency bit, the second bit being the lowest ticket size, and then आपका entry point जब नीचे हो जाता है, और साथ में obviously हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा बात की है, डिमांड का जो है दो पहलू होते हैं. Number one is your willingness to buy, and the other is your ability to buy. So जब आप इसको टोकनाइज कर देते हैं और बाइट साइज बना देते हैं, तो आप ability और साथ में willingness को मैच कर देते हैं. Hence you have more liquidity in the market as well. So yeah, that's a very long answer to your short question. No. Thank you so much for that. वो बहुत in depth था, and I'm sure our audience will appreciate that. तो PropTech globally is revolutionizing real estate, right? Especially internationally. आपको पाकिस्तान की PropTech की adoption curve कहाँ नजर आती है? And like, is it at an early stage? Is it growing? Yeah, is it on the brink of like really becoming big अभी? That's a very good question. So again, all of my answers are kind of long, but they're please, we have time. To the point. Because we want the audience to understand the journey of PropTech. So the first PropTech was PropTech 1.0, which came into being in early 2000s, and that was basically just digitalizing of your अखबार के ऊपर जो ads आते थे. तो Zameen.com, Zillows of the world, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया in making sure that the first journey of PropTech was taken up. And then the second revolution of PropTech was PropTech 2.0, which was transaction revolution. Transaction revolution became very easy to be done because digital banking आ गई थी. So digital banking either transference हो सकती थी, but the problem was the ticket size was really big. PropTech 3.0 is the ownership revolution, where it became very popular amongst everyone once blockchain became mainstream. So to answer your question, दुनिया के अंदर जो है टोकनाइजेशन को अडॉप्ट करना या PropTech को अडॉप्ट करना जो है वो इसी तरह रहा है कि 1.0 और 2.0 को तो काफ़ी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया है. 3.0 के ऊपर अभी क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पिछले 5 सालों में ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी मेन स्ट्रीम हुई है, और साथ में अभी बिकॉज ऑफ Elon Musk and Donald Trump pushing on the crypto revolution or the tokenization revolution, now PropTech space is getting a lot of air. So जिस तरह वारा है इन दुबई, उन्होंने अभी DLD के साथ मिलके एक नया PropTech का सोल्यूशन जो है वो बना रहे हैं. They're doing something that we've been doing for the past 5 years. MAS है, which is Monetary Authority of Singapore. उन्होंने टोकनाइजेशन के ऊपर या PropTech स्पेस के ऊपर काफ़ी काम करना शुरू कर दिया हुआ है. US के अंदर कुछ कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं. जनरली जो PropTech की स्पेस होती है वो REIT के मुशाबे होती है. So essentially what they're doing is they're tokenizing the value of the property. The gamification that we have done is कि true essence of real estate is not just capital gains or dividends. It's the sense of ownership or the ability to be able to own. So हम लोगों ने उसकी value को नहीं किया, हमने उसकी ownership को tokenize कर दिया, which essentially says that if you can accumulate enough square feet, then you get a demarcated apartment. So at the curve, will be like if you just look at our technology, I would say we're probably at the innovators level. So अगर आप Gartner का चार्ट देखेंगे ना, तो Gartner के हम लोग सारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर से देखेंगे तो we're one of the innovators, we're not the followers, even in Pakistan. Okay, lovely. So regarding a smart contract, because obviously I'm not very much on the real estate side. I'm an equities girly, if I would. तो smart contracts होते क्या हैं? How do you see them transforming property sales, rental agreements, and real estate financing?
So let me give you an example from equities then, right? Okay. So देखिए real world asset tokenization जब आप करते हैं ना तो real world assets के अंदर जो है there's equities, there's gold, there's real estate, तो ये सारी चीजें जो है टोकनाइज हो जाती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि आप एक लॉजिक लिख देते हैं और वो लॉजिक जो है वो बार बार चलती रहती है। जिसका मतलब जिस तरह आप समझ लें कि आप जो है अगर लिंक्डइन के ऊपर एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बोल देंगे हर रोज 5 बजे मेरी ये वाली पोस्ट लगानी है, और उसको अगर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे तो वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है, वो खुद ही चलता रहेगा ना, बिकॉज इट्स ऑन द ब्लॉकचेन एज वेल, तो इट्स वेरी सिक्योर, इट्स ट्रांसपेरेंट एज वेल। सो इन टर्म्स ऑफ एक्विटीज आपका होगा क्या कि अगर एक कंपनी आ रही है, लेट्स अज्यूम आप कहते हैं मैंने एप्पल के शेयर्स को जो है उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल उसके अंदर डाल देंगे, और उसके अंदर से जो उसका पूरा रोल आउट प्लान है कि शेयर्स किस तरह रोल आउट होंगे, किस बेसिस के ऊपर जो है वो स्प्लिट होगा, किस बेसिस के ऊपर जो है उसमें ग्रोथ आएगी, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। सो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट इन द वैल्यू। सो स्पेकुलेशन वाली साइड निकाल दें। द लॉजिक बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द ट्रांजैक्शन बिट, not the value bit. I hope that kind of clears it. हमारे contracts के अंदर smart contract में the whole building has a rollout plan. So एक building अगर है 15,000 स्क्वायर फुट की है या 1 लाख स्क्वायर फुट की है, so 1 लाख स्क्वायर फुट एकदम से नहीं बन जाते, उसके पीछे पूरे कैश फ्लोज होते हैं, उसके पीछे कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। सो वो माइलस्टोन्स की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक परमिशन बेस्ड ब्लॉकचेन लगाई हुई है। इट्स नॉट अ परमिशन लेस ब्लॉकचेन। सो उसके अंदर से जिस तरह मरहले कुछ पूरे होते रहते हैं, उस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से अगला एरिया अनलॉक होता रहता है। अगर 1 लाख स्क्वायर फुट थे तो पहले जो है 25,000 स्क्वायर फुट अनलॉक होंगे, वो जो बिकेंगे उसके अगेंस्ट काम होगा, तो फिर अगले 25,000 जो है अनलॉक होंगे। आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, बट इट्स लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन इट कम्स डाउन टू बिल्डिंग्स व्हेन दे आर इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस। ऑफ कोर्स। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर सकती है इन फास्ट ट्रैकिंग आपकी प्रॉपटेक इनोवेशन इन पाकिस्तान? तो देखिए गवर्नमेंट के लिए तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन फिनटेक, राइट, एंड फिनटेक का एक मेजर काम होता है जो कि है आपको लेंडिंग करना, राइट, और लेंडिंग माइक्रो लेंडिंग भी होती है, और फिर उसके बाद नैनो लेंडिंग भी चल रही है आजकल। वो उनका मसला ये होता है कि भाई वो जो होते हैं आपके नॉन कोलैटरलाइज्ड लोन्स होते हैं। So if the government adopts this as a token, as a contract for any ownership of real estate, then these tokens can be collateralized, और इससे क्या होगा कि भाई आपके जो माइक्रो फाइनेंस की जो लेंडिंग वाले जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैड डेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। आपके पास काफी सारे पड़े हुए हैं, एसेट्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ जो है वो पब्लिकली ओन्ड हैं और कुछ जो है प्राइवेटली ओन्ड हैं। अगर पब्लिकली ओन्ड खाली प्रॉपर्टीज की बात करें, आई वोंट लाइक टू नेम दीज प्रॉपर्टीज, बट काफ़ी सारे इन प्रॉपर्टीज़ को जो कि भी डेट एसेट्स हैं उनको अगर आप लोगों के लिए खोल दें कि वो टोकनाइज करके इनको लेना शुरू कर दें, तो 25-25 हज़ार लगा के 40-40 हज़ार लगा के वो उसके ऊपर से एक अपनी ओनरशिप की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और डेवलपमेंटल फाइनेंस भी बीच में से ले सकते हैं। सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एन एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट आपने बनाना है, जिस तरह कराची में भी बनाने लगे हैं, या सियालकोट वाले कुछ बिजनेसमैन थे उन्होंने मिलकर एक एयरपोर्ट बना लिया। नाउ इफ इट वाज पाकिस्तान गवर्नमेंट हु वांटेड टू क्रिएट अनदर और डेवलप अनदर एयरपोर्ट, तो वो ये कह रहे थे कि जी हम जो हैं इसके टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं। इन टोकन्स के अंदर जो हमारे पास इन्वेस्ट करेगा उसके रिटर्न के अंदर उनको जब वो बाद में कभी अगर बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स मिल सकता है, वरना जो उसकी आमदनी होगी उसके अंदर से रेंटल आपको लाजमी मिलता रहेगा। एंड टू गिव अनदर स्वीटनर, जो कि हम लोग इसको यूटिलिटी टोकन कहते हैं, उसके अंदर से ये होगा भी व्हेनेवर यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम दैट एयरपोर्ट, तो आपकी वहां पे जो सर्विसेज हैं, इट कुड बी द फूड दैट यू ईट और द फ्लाइट दैट यू टेक, उसके ऊपर एक सर्टेन डिस्काउंट या आपको एक परचेज वाउचर वहां पे मिल सकता है। सो गवर्नमेंट को अगर इसको देखना है तो गवर्नमेंट कैन सॉल्व मेनी ऑफ इट्स डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, मैनी ऑफ द एरिया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर टेंटेड इसलिए है रियल एस्टेट इकोनॉमी, बिकॉज रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ बिग फिश आती है और उन्होंने करोड़ों 10 करोड़ वगैरह इस तरह कुछ लगाने होते हैं। वंस यू मेक इट बाइट साइज, तो एसेंशियली ऑल ऑफ दीज पीपल हु अराउंड, समझ लें अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स में देखें तो probably top 10%, so 10% would be around 2.5 करोड़ बंदा। वो 2.5 करोड़ बंदा जो है वो आपका बैंक्ड भी है, उसके पास मोबाइल फोन्स भी हैं, और उनके पास 25-30 हज़ार लाख रुपए लगाने वाले भी हैं जो कि वाइट हैं। तो ये सारा का सारा जो है आपका इन्वेस्टेबल सेक्शन के अंदर आ सकता है। सो गवर्नमेंट अगर हम लोगों को हल्का सा सपोर्ट करती है, वी कैन जॉट आउट अ वेरी गुड प्लान एज टू मेकिंग श्योर कि कोई इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड ना हो, और साथ में जो लोग आ रहे हैं इसके अंदर, दे गेट द बेस्ट property to invest in. Probably a lot of people who are sitting outside of Pakistan, they'd love to invest here, but because of the tainted economy, or well, tainted not the economy but the sector, वो उसमें लगाते नहीं है।
सो ये अगर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वी कैन सी अ लॉट ऑफ एफडीआई दैट कैन कम इन इनटू द रियल एस्टेट सेक्टर. ओके, तो इन थियरी टोकनाइज्ड रियल एस्टेट रीट्स जो होते हैं, दे ऑफर लिक्विडिटी, दे ऑफर ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, लेकिन इन एक्चुअलिटी पाकिस्तान में अभी जो भी रीट्स अवेलेबल हैं, हाउ लिक्विड आर देयर? सो देखिए, रीट्स आर समथिंग डिफरेंट. रीट जो है ना वो पीएसएक्स के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं. सो रीट इज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. रीट्स जो हैं वो आपकी इक्विटीज वाली साइड पे आ जाती हैं. वो एक और जो टोकनाइजेशन है ना, वो दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम. सो अगर आपने रीट्स देखनी है तो आरिफ हबीब की डॉलमन रीट है, वहाँ पे उनकी जीआरआर की रीट है. Tell me about the tokenized but these two REITs are doing amazingly well. Okay, tell me about the tokenized real estate. So tokenized real estate के अंदर ना, right, so we've been able to tokenize nearly around 2.5 million square feet in Pakistan, and the properties that are listed on our platform, their own worth, अगर आप उसको बिल्कुल एंड में जाके देखें तो it'll cross around after a couple of years around $100 million worth हो जाएंगी. यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लगाने से ना आपको एक एवेन्यू, इसके थ्रू आप रियल एस्टेट बिल्कुल जब आप रीट में जाते हैं तो रीट के अंदर शेयर्स बिक रहे होते हैं. इसमें शेयर्स नहीं बिकते, इसमें जो है रियल स्क्वायर फीट बिक रहे हैं. सो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है ऑफ गेटिंग इनफ फंजिबल टोकन्स. सो फंजिबल टोकन्स क्या है, अगर पूरी बिल्डिंग 10,000 स्क्वायर फुट की है तो 10,000 फंजिबल टोकन्स हैं. उसके अंदर से इफ यू कलेक्ट 500 स्क्वायर फीट एंड यू वांट टू गेट अ डिमार्केशन ऑफ 502 नंबर अपार्टमेंट जो कि 500 स्क्वायर फुट का है, तो यू कैन कन्वर्ट दोस फंजिबल टोकन्स इनटू एनएफटीज. सो फंजिबल टू नॉन फंजिबल कन्वर्टिबिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है जो कि शेयर्स के अंदर नहीं होती. सो ये फंजिबिलिटी जो है वो आपको अलाउ करती है फॉर सिंगल ओनरशिप एंड को ओनरशिप. सो इस तरह की काफ़ी, जिस तरह सो वन ऑफ द रीट्स दैट इज लिस्टेड विद अस इज आरिफ हबीब डॉलमन रीट. सो उन्होंने अपनी जो इक्विटीज हैं उसको जो है पीएसएक्स के अंदर डाला हुआ है, बट उसका जो प्रोडक्ट है वो रियल एस्टेट है. वो रियल एस्टेट जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बिक रही है. Okay, that's actually really cool. So recently, Pakistan ने, I mean, everyone knows this because everyone's talking about it. Pakistan ने establish किया Pakistan Crypto Council, right? तो अब माशाल्लाह से apparently we already have 20 million users. तो आपको क्या लगता है कि can Pakistan become a regional leader in blockchain innovation and regulation? देखें, it's a first step. ठीक है. सो लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, राइट. सो फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर से कम्युनिटी को भी हेल्प करनी है और कम्युनिटी के साथ साथ जो है गवर्नमेंट ने भी, दे नीड टू मेक द राइट डिसीजंस. सो द फर्स्ट डिसीजन वाज राइट टू क्रिएट अ क्रिप्टो काउंसिल. सो क्रिप्टो होता क्या है? क्रिप्टो एसेंशियली स्टैंड्स फॉर क्रिप्टोग्राफी. सो क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निकल टर्म फॉर इंक्रिप्शन. वहाँ से ये चीज़ जो है निकली थी. इसके अंदर से अगर आप खाली देखें तो क्रिप्टो करेंसी इज एसेंशियली मेकिंग श्योर कि आपकी जो इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ एनी करेंसी है. सो क्रिप्टो जो है वो टोकनाइजेशन को भी कवर करती है. If we can have a vertical or multiple verticals under the banner of Pakistan Crypto Council, number one being crypto. So crypto के अंदर उसकी माइनिंग आ जाएगी, क्रिप्टो माइनिंग के साथ साथ उसकी ट्रेडिंग आ जाएगी, ट्रेडिंग के साथ उसकी एक्सचेंज आ जाएगी. Then you need to have another vertical. So another vertical would be टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन के अंदर होगा रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, जिसके अंदर मैंने पहले बताया कि इट कुड बी स्टॉक्स, इक्विटीज, कैश, रियल एस्टेट, एंड देन देयर नीड्स टू बी ब्लॉकचेन एज वेल. सो ब्लॉकचेन वुड बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड. If they want the community at large to take part without any KYC, which I don't think is the right way, तो फिर तो वो क्या करेंगे, वो decentralized exchanges शुरू कर देंगे और लोगों को बोलेंगे आप अपना क्रिप्टो जो है एक्सचेंज करना शुरू कर दें, ट्रेड करना शुरू कर दें. The policy needs to be in a way where the crypto council essentially tells you what the workflow needs to be, और फिर उसके नीचे उसके एंडोर्समेंट लेयर आएगी, इशूअर लेयर आएगी, और फिर एंड में एक बंदा जो है वो उसको एनएफटी को या फंजिबल टोकन को वो खरीद सकता है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एचईसी है. एचईसी के पास एक प्रॉब्लम है डिग्री अटेस्टेशन का. सो डिग्री अटेस्टेशन के ऊपर अगर आपने कोई काम करना है तो आप ये अज्यूम करें कि पर्न नेटवर्क है उनका, उस पर्न नेटवर्क के ऊपर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो एक कोई XYZ यूनिवर्सिटी है, वो जो है अवैस बरलास को एक डिग्री दे देती है, तो दे बिकम एन इशूअर, और फिर उसके बाद जो इंडोर्सर है वो होगा एचईसी की, दैट दिस डिग्री इज इंडोर्स, दिस इज करेक्ट डिग्री अटेस्टेड है. तो ये जो है हमारे ब्लॉकचेन पे चलिए, ये जो पूरा वर्क फ्लो है ये डिफाइन करेगा आपका क्रिप्टो काउंसिल. जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो सारे नीचे वाले अदारे हैं. अगर प्रॉपर्टी के साथ करेंगे तो you'll have to
क्रिप्टो काउंसिल जो है वो उसकी पूरी रेगुलेशन बनाएगा, बट उसके अंदर अगर एसपीवी बनाएंगे तो उसमें एसीसीपी आ जाएगा, अगर उसमें बैंक ट्रांजैक्शन होगी तो एफपीआर आ जाएगा, स्टेट बैंक आ जाएगा, अगर आपने अलॉटमेंट करानी है थ्रू सीडीए तो फिर उसके अंदर से डेवलपमेंट अथॉरिटीज आ जाएंगी. सो इन अ नटशेल द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल्स वर्क इज टू गिव यू अ वर्क फ्लो. नीचे जो आगे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके अंदर आते रहेंगे, वो उसके अंदर अपना काम प्ले करते रहेंगे. कैन वी बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन दिस और अ रीजनल लीडर? ओनली टाइम विल टेल. अडॉप्शन यहाँ पे काफ़ी सारी है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत है. इस इंटरेस्ट को अगर लूज ना किया जाए तो बेस्ट है. क्रिप्टो दुनिया सेंट्रलाइज तरीके से कभी भी नहीं सक्सेसफुल हुई, वो हमेशा डिसेंट्रलाइज तरीके से सक्सेसफुल हुई है, जहां पे कम्युनिटीज बनी है. कम्युनिटीज हेल्प ईच अदर अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू क्या है या इसको आपने चलाना किस तरह है. और क्योंकि कम्युनिटी इज द बिगेस्ट एंडोर्सर इन द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड. जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है बीसीजी, उन्होंने बोला कि तकरीबन $16 ट्रिलियन वर्थ ऑफ टोकनाइज्ड एसेट्स आर गोइंग टू बी देयर बाय 2030. लैरी फिंक हैं जो कि ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, उन्होंने अभी लास्ट लेटर निकाला था, उसके अंदर उन्होंने बोला था दैट एवरीथिंग कैन बी टोकनाइज्ड. इफ वी कैन ओनली टोकनाइज 10% of our real estate in Pakistan, we can solve the internal debt and we can start thinking of the external debt things as well. पाकिस्तान अगर लॉन्च करता है अपना एक यूटिलिटी टोकन, उस यूटिलिटी टोकन से if you can pay your taxes, if you can pay your car tokens, if you can pay any of the government I don't fees know if on a anyone's certain gonna discount. trust that. I'm not gonna lie. Well, After Argentina's rug pull, India's rug pull, I don't think anyone's gonna trust that. देखिए ये जो रग पुल्स है ना, they teach you, ठीक है? So they teach you. अभी They मंत्रा जो teach है you वो वहाँ not पे to था trust यूएई the के अंदर था, which was government a token. देखिए गवर्नमेंट टोकन है, that's the way forward. If there's, as I said, कभी communities चलाती हैं, कभी भी centralized तरीके से जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो you're spot on in that particular case. But if you can get the community to understand and endorse that what you're doing is right. So Bilal है, Bilal bin Saqib, he's a very well respected person in their blockchain community. If he says something, so I do think that a lot of people who are closely linked with him or loosely linked with him, they will trust his word. So I'm not saying that you're not right. You're definitely on the. I mean, you made the right point. But essentially, option यही है. Otherwise, it's going to be another failure. I'm just saying I'm not going to be losing anything if someone ends up rug pulling us because, you know, equities, we don't do that there. So anyway, coming back to हमारे जो क्या कहते हैं smart contracts की बात थी, right? So are we close in Pakistan to see like मतलब smart contracts replacing आपकी traditional stamp papers and stuff like that? Because actually it's really annoying, by the way. Like real estate, मैं तो कभी ना पढ़ूँ उसमें. देखिए होता ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर चीज़ का है ना कि एवोल्यूशनरी टाइम है, राइट? सो अभी तो ये एक नई चीज़ आई है. सो जो सतोशी नाकामोटो ने जो अपना पेपर लिखा था वो 2009 में गालिबन लिखा था. अब जाके कुछ मेन स्ट्रीम हुआ है. वो 2009 से लेके तकरीबन कितने हो चुके हैं, 16 साल हो चुके हैं. 16 साल बाद जाके अब हर कोई बिटकॉइन कर रहा है एट अ कंट्री लेवल, एट अ लोकल लेवल, माइक्रो मैक्रो हर लेवल के ऊपर. सेम गोज फॉर दिस एज वेल. सो यहाँ पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करें एज अ हाइब्रिड सोल्यूशन. डोंट एक्सेप्ट दिस एज ए बिल्कुल एक चैप्टर बंद किया दूसरा खोल दिया, इस तरह नहीं हो सकता. एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होगा. तो साइमल्टेनियसली दो सिस्टम्स को चलाएं एंड देन वेरेवर देयर आर फ्लॉज फिक्स देम. पेपर से डेफिनेटली डिजिटल इज बेटर. सो डिजिटल को चांस लाजमी दें, पेपर को जाने ना दें, बट देन कीप अ सक्सेसफुल क्राइटेरिया कि इफ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग then we're going to eradicate this step from the SOPs in the paper form. So smart contracts की adoption again community पे depend करती है. You and I are the ones who have to start accepting this as a acceptable note, and then if it's permissible in the court of law, so of course then it becomes very very easy for us to do any transactions frictionless. तो अगर पाकिस्तान ब्लॉकचेन को fully accept करता है on the real estate side, right? You said that it could help with 10%. Sorry, no. If 10% of the total real estate in Pakistan was tokenized, then that could fix Many of the debt problems, right? So अब देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. आपने जब अपनी रियल एस्टेट की वैल्यू देखनी होती है ना, जो कि ट्रेडेड होती है, इट्स जनरली 3 to 4x ऑफ योर जीडीपी. सो रफ नंबर्स, इफ वी से कि हमारा जीडीपी फॉर आर्गुमेंट से हम लोग कह रहे हैं भी $300 million का है, सही है. सो यू मल्टीप्लाई $300 billion का, सॉरी, सो यू मल्टीप्लाई दैट बाय 4, दैट्स $1.2 trillion. That's the worth of the real estate economy which is traded or which is available.
अब इसका 10% का मतलब ये है कि तकरीबन $120 बिलियन, राइट? सो $120 बिलियन अगर आप निकालते हैं तो काफी एक डेट का एक काफी सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसको आप अपने साथ ऑफसेट भी कर सकते हैं. So that's the analogy that I was trying to give. जिस तरह आप रियल एस्टेट का टोकनाइज्ड वर्जन पिच करते हैं ना, इसी तरह से और इसी सफाई से मैं एक्विटीज पिच करती हूँ. सो इट्स नाइस टू मीट अनदर पर्सन so passionate. No, I'm very passionate about my work. Side. No. Hopefully 100%. at some point मैं आपको convince कर लूँगी to come toward the equity side. फिलहाल तो equity side की तरफ हमारी conversation के बीच we dropped another 700 points on the index totaling to 3700 points. लेकिन अब 500 points की recovery भी आ गई है, which is why I love the stock market. But coming back to our point, मेरा एक जो concern है, right, with blockchain adoption in Pakistan on the crypto side, not on the real estate side, right? Crypto side पे is कि अब आपको पता है हमारी 60% अवाम is under the age of 30, right? And when you meet people under the age of 25 और आप उनके साथ interact करते हैं, you realize how impressionable they are, right? तो gamification plays a huge role in their excitement toward crypto. ऊपर से the easy access, right? The easy KYC. तो मुझे जो लगता है, बिकॉज आई एम नेचुरली वर्किंग इन द कैपिटल मार्केट्स, यू एंड आई, हम रोज़ पढ़ते हैं इस चीज़ को, वी स्टडी इट, वी कीप एन आई ऑन द न्यूज़, एनी काइंड ऑफ न्यूज़ दैट कैन बी रेलिवेंट, वी डिग इनटू एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कुड बी रेलिवेंस टू अस, वी टेक इनटू अकाउंट, हम इम्पैक्ट्स कैलकुलेट करते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, राइट? But there's a lot of people that just look at crypto as a game, and I actually on social media मुझे often लोगों के messages आते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि लोग कहते हैं कि मैंने $30,000 लूज़ कर दिए, मैंने $50,000 लूज़ कर दिए, मैंने $8,000 लूज़ कर दिए, and it hurts me so much because पहली हमारी अवाम is not very financially literate, right? They're looking for these quick wins, and आजकल के जो आपके ₹2 के जो influencers हैं ना on the internet, जो 8 million rupees या 5 million rupees किसी scammer से लेके ना स्कैम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से लेके एक वीडियो लगा देते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाए, मैंने इतने पैसे बनाए, और सामने फेक नोट्स फैलाए हुए होते हैं और पीछे क्रोमा पे प्राइवेट जेट लगाई हुई होती है, राइट? तो आई एम रियली स्कैर्ड बिकॉज अभी रिसेंटली देयर वाज अनदर $2 का इन्फ्लुएंसर जिसकी वजह से देयर इज अ स्कैम एक्सचेंज जिसकी विच मेड 300,000 पाकिस्तानीज लूज देयर मनी. 3 lakh Pakistani. That's like almost the amount of accounts we have in the stock exchange. So I'm really scared about that. कि people will just come here, leverage themselves out like 20x, 50x, 100x और पैसे कमा देंगे सारे अपने. देखिए ये तो फ्री मार्केट की इकोनॉमी है, राइट? सो फ्री मार्केट चलती इस तरह ही है. इफ एवरीबडी वाज फाइनेंशियली लिटरेट ना, देन नोबडी वुड मेक एनी मनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, ये मार्केट के अंदर कभी डिप्स ही नहीं आएंगे. इफ समबडी थिंक्स कि भाई यहाँ पे जंग होने वाली है और जंग की वजह से जो है मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जिसकी बेसिस पे खाली देखते हैं इस सेंटिमेंट हमारा इस तरह का है, इस सेंटिमेंट के ऊपर जो हम निकाल देते हैं पैसे, तो अगर सारे फाइनेंशियल लिटरेट होंगे वो कहेंगे यार अभी तो जरूरत नहीं निकालने की. सो पहली बात ये कि भाई वो जो क्रिटिकल मास है जिसको हिट करना है, सबसे पहले देयर आर गोइंग टू बी सम लॉसेस, राइट? बट हमारा प्रॉब्लम ये है दैट वी डू नॉट स्टडी. हम लोग पढ़ते नहीं है किसी चीज को. अभी भी अगर आप क्रिप्टो में से किसी ट्रेडर से जाके बात करेंगी, एंड आई एम सेकंडिंग योर पॉइंट बाय द वे, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू, द प्रॉब्लम इज दैट नोबडी रीड्स थ्रू द फर्स्ट व्हाइट पेपर दैट सतोशी रोट डाउन. ठीक है, उसकी अब कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रॉब्लम नहीं है. चैट जीपीटी इज काइंड ऑफ फ्री, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू. आप जाके पढ़ें उसका, खाली उसको बोलें कि आप मुझे जो है एक ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे जो 2 साल के बच्चे को उर्दू या अंग्रेजी के अंदर समझ आ जाए, तो वो आपको बिल्कुल क्लियरली बता देगा भी वो कह क्या रहा है इसके अंदर, उसका मंशूर है क्या. फिर आप ये समझें कि मीम कॉइन्स क्या होते हैं, फिर आप ये समझें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैक्ड या फिर कोई यूज केस बैक्ड जो कॉइन्स हैं वो क्या होते हैं, टोकनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी टोकन क्या होता है, यूटिलिटी टोकन क्या होता है, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन क्या होती है. जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, जब तक ये समझेंगे नहीं, तो लॉसेस तो बनाएंगे. अगर आप जुआ खेलेंगे तो जुए के तो वही ऑड्स हैं, जो कि जुए के होते हैं. अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे. मेरा जो पॉइंट है विद दिस, राइट, दिस इज वेयर आई काइंड ऑफ look toward आपकी रेगुलेशन साइड इन द सेंस के ऑफ कोर्स लोगों को अपने आप को एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टू मेक श्योर कि आपके स्कैम्स इतनी आसानी से और इतनी वाइड स्प्रेड नहीं है ना मुल्क में, आपको 100%. लोगों के एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे. 5-6 सेलिब्रिटी को उठा के डाल दें जेल में, 6 महीने रखे वहाँ, 2-3 दफा मारे, थप्पड़ मारे. You know what I mean? Like make an example of people. करें फिर उसके बाद. Like किसी को खौफ नहीं है यहाँ ऐसा, मतलब
टॉकिंग अबाउट अ फेयर ऑफ गॉड तो दूर की बात, मतलब दे डोंट फेयर द लॉ, राइट? दे जस्ट थिंक के हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरी दफ़ा ये लोग सोचते भी नहीं है लोगों को पिच करने से पहले। देखिए ये तो बात ये है कि भाई अगर कंट्रोवर्शियल बात अगर मैं थोड़ी सी करूं तो वो तो इस तरह के आपके पास वॉच डॉग्स इसमें भी बैठे हुए हैं, एसईसीपी में बैठे हुए हैं, जो कि स्टॉक मार्केट को भी देख रहे होते हैं। बट स्टॉक मार्केट आपको और मुझे भी पता है कि भाई कितनी फेयर है कितनी नहीं है, और वो Hey, कितने don't लोग come जो in हैं my यहाँ पे उसको stock मैनिपुलेट कर market. लेते हैं। Every stock settles at its fair valuation as long as it's Sure, liquid, sure. okay? I mean, I know there's a lot of people who've made a lot of losses in the real estate or That's the because stock market. that's because And वो which is आके fine, सट्टा which is करते हैं। fine. नहीं, वो आके सट्टा करते हैं, ठीक है? वो Sure. इन्वेस्टमेंट नहीं करते स्टॉक मार्केट में, वो डोनेशन करते हैं। That's very different. सही है जी. I mean, I can't argue on that, but the point being that I do agree that there needs to be regulation around. Too much regulation is not good for the economy. ठीक है? So some things need to be. वरना देखें अगेन मैं हर दफ़ा जो है ना काफ़ी उसके ऊपर लेवल्स के ऊपर फोरम्स के ऊपर जो ये बात करता हूँ कि जो आपकी इनोवेशन है ना वो रेगुलेशन की माँ होती है, नॉट द अदर वे अराउंड. Yeah. सो इनोवेशन को जो है आप सपोर्ट करें. वंस द इनोवेशन इज देयर देन क्रिएट सम रेगुलेशंस, बट रेगुलेट पहले उसको कर दें और फिर उसके बाद बोलें कि हाँ जी अब हम लोग देखेंगे आप इसके अंदर क्या इनोवेट करते हैं ना. दैट्स लाइक यू कांट थिंक आउटसाइड द बॉक्स. सो अभी सबसे पहले तो रेगुलेटर्स को अपने एंड के ऊपर जो है इसके ऊपर समझ ध्यान करने की जरूरत है कि जी एग्जैक्टली ये है क्या, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम इसको अगर रेगुलेट करेंगे तो किस लेवल पे करेंगे. वन ऑफ द रेगुलेशन वेज दैट यू कैन डू इज कि आप कहें जी मैं एक नई PSX के जिस तरह बना रहे हैं उसी तरह हम लोग एक स्टॉक वो बनाएंगे, क्रिप्टो की एक्सचेंज बनाएंगे. उस क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर हम सिर्फ टॉप 5 जो कॉइन्स दुनिया में ट्रेड होते हैं सिर्फ उसको अलाउ करेंगे लीगली, उसके अलावा हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इट्स गोइंग टू बी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और वो जो है नॉर्मल तरीके से चलेगी. इसके तो अंदर फिर जो लोग है VPS के थ्रू नहीं एक्सेस वोलेटिलिटी कर को सकेंगे आप कवर दूसरे नहीं करते. आपके जो बाकी मीम कॉइन्स वगैरह हैं. How will that work? I'm sure हमारी अवाम ना बहुत जुगाड़ी है, तो they'll find a way. नहीं ऐसा हो नहीं सकता ना. देखें आपने PSX के अंदर आपने लगा देना, जिस तरह दुनिया के अंदर ETFs चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के, ठीक है. So you're अगर saying आप that then the कहती हैं कि जी मैंने decentralized PSX के exchanges should then अंदर- be banned? Not, I mean, you can't ban them, no? They're decentralized, so you can't ban them. You don't. See, that's the concept that everybody needs to understand. It's a decentralized exchange. Nobody owns it. So, उस केस के अंदर जो आप जा रहे हैं, आप एक वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो दिन की 4 खुलती हैं. तो उसके अंदर से आप किस किस को जाके चेक करेंगे, क्या करेंगे. और वो जब आपके पास पैसे सारे जो पड़े हुए हैं उसके अंदर वो फिएट में तो है नहीं है, वो सारा आपका क्रिप्टो करेंसी में पड़ा हुआ है. जब क्रिप्टो में पड़ा हुआ है तो अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है तो उसके अंदर KYC भी नहीं है. तो आप तो पीछे ट्रैक ही नहीं कर सकते. IP भी जो है वो आपकी नोड्स के साथ जाके कनेक्ट हो जाती है. उसके अंदर आपको कैपिटल फ्लाइट का भी प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर आपको टेरर फाइनेंसिंग का भी प्रॉब्लम होता है. ये सारी चीजें होती हैं. डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को खत्म करें, आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर लेके आए. इसका मैं प्रोपोनेंट हूँ, जिसकी वजह से होगा ये कि जिस तरह आप अपने अभी आप इक्विटीज को प्रमोट करिए, उसी तरह आप इक्विटीज के साथ कहेंगे ये क्रिप्टो करेंसीज देर वेरी हाई रिस्क, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर दे शुड नॉट बी मोर देन लाइक 2% और 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट दे स्टिल शुड बी देयर बिकॉज इसका जो है 10x का चांस है. सो 10x के साथ अगर आपने खेलना है विद द फंडामेंटल्स राइट, आप उसको देखें और आपकी एक्सचेंज जो है बता दें कि जी हम आपको सिर्फ बिटकॉइन, सोलाना, ईथर ये सिर्फ हम आपको अलाउ करेंगे, या बाइनेंस ये वाले कॉइन्स हैं जो हम आपको अलाउ करेंगे. ये जो ट्रम्प कॉइन आ रहा है या कोई डोज कॉइन आ रहा है या कोई बिल्ली मंकी जो भी कोई कॉइन आ रहा है, वो हमारे पास ट्रेड ही नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेड नहीं है. तो जुगाड़ू कंपनी हो सकता है, वो तो एक PSX है जिसने उसको अप्रूव किया, वो वहाँ पे लगेगी. सो इट्स नॉट ओपन एक्सचेंज दैट एनीबॉडी कैन लिस्ट एनी कॉइन ओवर देयर. डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे वो लोग जाएंगे who are either comfortable doing decentralized exchange or they want to keep their money in black. Definitely. Well, Uwais, thank you so much for taking out the time to be with us. I hope next time you'll come in person though. It was so lovely speaking to you. और आप लोगों से actually wait before closing the show, I need to talk to you guys. हमारी मार्केट गिरी थी to 3700 points minus, ठीक है, फिर 1000 points की रिकवरी दी है, and now we're at 2700 points minus. Ladies and gentlemen, this is the Pakistan Stock Exchange. This was the Inside Scoop. I am Mashal Khan. I'll see you tomorrow. Take care. Khudafis.